हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एनसीईआरटी क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 2 के पार्ट 4 पर बात करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 पे वीडियो बना चुके हैं, पार्ट 2 पे बना चुके हैं, पार्ट 3 पे बना चुके हैं। यदि आपने पार्ट 1, 2, 3 को नहीं देखा है तो आप पहले चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट को ओपन करें, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखें, तब मज़ा आएगा। अब क्या होगा कि अब हम यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है, जो हम वर्ड्स हमने पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर दिए वो पार्ट 2 में नहीं किए, जो 2 में एक्सप्लेन कर दिए वो पार्ट 3 में नहीं किए, और जो पार्ट में 3 में एक्सप्लेन कर दिए वो हम पार्ट 4 में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, जो नए वर्ड्स पार्ट 4 में आएंगे वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, फिर वो हम नेक्स्ट पार्ट में नहीं करेंगे। इसके बाद हम एक और पार्ट इस पे देंगे, पार्ट 5, उसके बाद चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, यदि आपने नहीं देखी है तो वीडियो पहली वाली, तो पहले प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से वीडियो को देखें। अब इस वाले पार्ट में हम बात करेंगे अक्टूबर 1917 की क्रांति पर। हम समझेंगे अक्टूबर 1917 की क्रांति से रिलेटेड प्रत्येक फैक्ट को हम कवर करने वाले हैं। कुछ फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, देखिए क्या क्या हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अक्टूबर क्रांति कैसे होती है, यानी कारण इसके, इस क्रांति के होने के कारण हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि ये जब क्रांति होती है उस टाइम समाज की स्थिति क्या थी, समाज में किसानों की स्थिति क्या थी, मजदूरों की क्या थी, वहाँ की सरकार की क्या थी, क्या प्रभाव समाज पे पड़ता है। और इसके बाद हम जानेंगे कि अक्टूबर क्रांति जब हो जाती है उसके बाद समाज में क्या बदलाव आता है, समाज की स्थिति कैसी रहती है उस टाइम की, यानी क्रांति होने के बावजूद वहाँ की बाद होने के बाद वहाँ की कंडीशन क्या थी, ये सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके परिणाम क्या निकले आदि हम सबको प्रत्येक फैक्टर, कहने का मतलब ये है अक्टूबर क्रांति को हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से कवर करने वाले हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो में। कुछ टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको किसी अन्य वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टाइम तो कुछ ज़्यादा लगेगा, लेकिन किसी अन्य वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब हम करते हैं अक्टूबर 1917 की क्रांति, जो कि रूस में घटती है। देखिए, इसका सार हम बेसिक से जान लेते हैं। 5 मिनट तक हम सार पे बात करेंगे, उसके बाद हम इसके स्टेप बाय स्टेप फैक्टों को कवर करेंगे। देखिए, सार क्या था, हमने पहली वाली वीडियो का जो अंत क्या था पार्ट 3 का, उसमें हमने यहाँ पे छोड़ा था अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ जाता है, और इसी टकराव की वजह से धीरे धीरे क्या होती है, अक्टूबर क्रांति पैदा होने लगती है। देखिए, अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया। क्यों बढ़ा वो मैं पार्ट 3 में बता चुका हूँ। देखिए, अब इससे आगे की बात यदि हम करें लेनिन पर, लेनिन को क्या लगा, लेनिन सोचने लगा या महसूस करने लगा कि अंतरिम सरकार लेनिन पर तानाशाही थोपने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह की आशा लेनिन करने लगा। तो इसी आशा में क्या कर देता है, सितंबर में सरकार के खिलाफ विद्रोही चर्चा शुरू कर देता है लेनिन। सितंबर में वो विद्रोही चर्चाएं शुरू कर देता है लेनिन। 16 अक्टूबर 1917 की यदि हम बात करें, 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया था। पेट्रोग्राद क्या है ये सब बता चुका हूँ, सोवियत, बोल्शेविक पार्टी, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है पहली वाली वीडियो में, आप सभी जानते हो। तो इस दिन क्या होता है, 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लेता है। ठीक है, सोवियतों की ओर से, भाई राजी तो ये हो गई यहाँ पे पेट्रोग्राद सोवियत, ठीक है। अब सत्ता की ओर से, सोवियतों की ओर से क्या कर लिया गया, सोवियतों की ओर से सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन कर लिया गया। ठीक है, और इस समिति का नेतृत्व करने वाला लियोन ट्रोट्स्की था। इस समिति का नेतृत्व कौन कर रहा था, लियोन ट्रोट्स्की। अब इसका गठन क्यों किया गया वो पार्ट 3 में बता चुका हूँ, मैंने बात की है सैनिक क्रांतिकारी समिति पर। ठीक है, तो इसका गठन किया गया और इसका नेतृत्व कर रहा था लियोन ट्रोट्स्की। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो जाता है। संकट को देखते हुए क्या होता है, प्रधानमंत्री क्रेन्स्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने या एकत्रित करने के लिए शहर से बाहर चला जाता है। ठीक है, वो बाहर चला गया था सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए, प्रधानमंत्री क्रेन्स्की 24 अक्टूबर को। तो इसके प्रधानमंत्री के बाहर जाने के बाद, शहर से बाहर जाने के बाद सरकार के सैनिकों द्वारा, जो सरकार के सैनिक थे, भाई प्रधानमंत्री शहर से बाहर चले गए। अब इसके बाद सरकार के सैनिकों ने क्या किया, 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल लिया। ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना भी कर दिया था। तो ये सरकार ने वहाँ पे 2 कार्य किए थे। वो प्रधानमंत्री क्रेन्स्की को जाने के बाद सरकार के सैनिक द्वारा ये कार्य किए गए थे। ठीक है, क्या क्या कि बोल्शेविकों अखबारों पर
अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल लिया था, और टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर भी नियंत्रण प्राप्त करने की इन्होंने कोशिश की, कब्जा में लेने की कोशिश की थी। तो उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद देखिए टेक्निकल चीज़ों में ये सब होता है, टाइम थोड़ा लग जाएगा क्या नहीं। हाँ, अब हम बात करते हैं सैनिक क्रांतिकारी समिति। ठीक है, सैनिक क्रांतिकारी समिति, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? लियोन ट्रोट्स्की। ठीक है, तो सैनिकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा करने के लिए, भाई सरकारी कार्यालयों पर कब्जा करने का आदेश सैनिकों को दे दिया था इस समिति ने। ठीक है, साथ में मंत्रियों को गिरफ्तार करने का आदेश भी दिया। ठीक है, इसका नेतृत्व कौन था कर रहा था? लियोन ट्रोट्स्की कर रहा था, ट्रोट्स्की। तो उसने आदेश दे दिया कि भाई सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लें और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। तो वहीं पे देखिए एक युद्धपोत था, अरोरा नामक युद्धपोत। उसने क्या क्या, अरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर प्लेस पर बमबारी शुरू कर दी थी। विंटर प्लेस क्या है? ये जार का महल था, सब बताया हूँ डिटेल से। ठीक है, तो इस युद्धपोत ने, अरोरा नामक युद्धपोत ने बमबारी शुरू कर दी विंटर प्लेस पर। अन्य युद्धपोतों ने नेवा नदी के सहारे आगे बढ़ते हुए सैनिक ठिकानों पर नियंत्रण कर लिया था। ठीक है भाई, इसने तो उस पर विंटर प्लेस पर बमबारी शुरू कर दी, और जो अरोरा नामक युद्धपोत ने, और जो अन्य युद्धपोत थे उन्होंने क्या किया, नेवा नदी के सहारे सारे वो आगे बढ़ते गए, और बढ़ते बढ़ते उन्होंने क्या किया, सैनिक ठिकानों पर नियंत्रण कर लिया था। ठीक है, अब बात करते हैं, शाम ढलती गई। शाम ढलते ढलते क्या हुआ, पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था। समय बीतता गया, शाम होती गई। शाम तक क्या हुआ, पूरा शहर क्रांतिकारी समिति, जिसका नेतृत्व लियोन ट्रोट्स्की कर रहा था, उसके नियंत्रण में आ चुका था। मंत्रियों द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया था। ठीक है, और पेट्रोग्राद में अखिल रूसी कांग्रेस की बैठक हुई। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी कांग्रेस की बैठक होती है, और बहुमत के द्वारा बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन होता है। ठीक है, अन्य शहरों में गोलाबारी और बगावत होने लगी थी। ठीक है, स्थिति बहुत ज़्यादा खराब आके हो जाती है। दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। देखिए वहाँ से किसने कर लिया, सोवियतों ने नियंत्रण कर लिया, किसके द्वारा? सैनिक क्रांतिकारी समिति के द्वारा। ठीक है, अब साथ ही साथ किसने भी कर लिया, बोल्शेविकों ने भी नियंत्रण कर लिया। ठीक है, अंतरिम सरकार मतलब बहुत कमज़ोर होती चली गई थी। स्थिति ऐसी आ गई भाई, वहाँ से सोवियतों ने कब्जा कर लिया पूरे शहर में, और फिर साथ में बोल्शेविकों ने भी नियंत्रण अपना बना लिया। मॉस्को, पेट्रोग्राद, ये सब औद्योगिक इलाके थे, इन पर इन्होंने अपना नियंत्रण बना लिया था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी कारण क्या रहे। ठीक है, ये आप समझ चुके हो, इसका जो ये सार हमने आपको बेसिक से बताया है, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लिया है। अब हम बात करते हैं क्रांति के कारण क्या थे। देखिए कारण, इसका पहला कारण क्या है कि अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच बढ़ते तनाव के कारण वहाँ पे अक्टूबर क्रांति को बढ़ावा मिलता है, और धीरे धीरे वो बहुत आगे तक, यानी बहुत स्थिति खराब हो जाती है अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच बढ़ते तनाव के कारण। तो इसको भी हम एक कारण इसका बता सकते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट वेट। और देखिए अक्टूबर क्रांति 1917 का दूसरा जो कारण था वो था सैनिक क्रांतिकारी समिति के गठन। सैनिक क्रांतिकारी समिति के गठन के कारण भी क्या होता है, अक्टूबर क्रांति को बढ़ावा मिलता है। अब देखिए सार पढ़ाने से मतलब फ़ायदा क्या होता है हम लोगों को। अब जो मैंने आपको सार बताया, तो उस सार की वजह से आप सैनिक क्रांतिकारी समिति के गठन के बारे में बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, आप जानते हो इसके बारे में। ठीक है, बढ़ते प्रभाव के कारण, ठीक है भाई, बोल्शेविकों के और वहाँ की अंतरिम सरकार के बीच प्रभाव बढ़ जाता है, वो भी क्रांति की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो उसको भी आप बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दोगे। 24 अक्टूबर के विद्रोह के कारण, विद्रोह वहाँ पे होता है 24 अक्टूबर को, वो मैं एक्सप्लेन किया हूँ, तो इसको भी आप बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है ना, सार मैंने आपको बता दिया है। अब यहीं पे बात हम करें, अरोरा नामक युद्धपोत के द्वारा बमबारी, विंटर प्लेस पर बमबारी की जाती है, जिसके कारण अन्य युद्धपोत भी क्या कर देते हैं, नेवा नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ते जाते हैं और सैनिक इलाकों पर नियंत्रण करने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बढ़िया तरीके से यहाँ पे इनको एक्सप्लेन कर सकते हो, और कारण इसके जान ही चुके हो, तो ये सब इनके कारण ही रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको अक्टूबर क्रांति के कारण बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और आप इनको एक्सप्लेन भी बढ़िया तरीके से कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको सब बता दिया है। पहले मैंने एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए,
इसलिए मैंने पहले डायरेक्ट आपको कारण नहीं बताया, मैंने पहले आपको क्रांति का सार कुछ मिनटों में कराया था, जो कि अब यहाँ पे आपको इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर दोगे। तो अब हम बात करते हैं अक्टूबर क्रांति के कारण, आप जान चुके हो और समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अक्टूबर क्रांति घट गई, उसके बाद क्या होता है, मतलब अक्टूबर क्रांति के बाद वहाँ समाज में क्या बदला, समाज की स्थिति कैसी हो गई। ठीक है, यहाँ समझ लेते हैं। देखिए वहाँ नंबर 1 अक्टूबर क्रांति के बाद क्या बदला था। नंबर 1, नवंबर 1917 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सॉरी ये बैठक नहीं है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या है ये मैं आपको पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण नवंबर 1917 से स्टार्ट हो जाता है। जो कि बोल्शेविक थे ना, वो निजी संपत्ति के खिलाफ थे, और निजी संपत्ति के खिलाफ होने की वजह से उन्होंने क्या किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। ठीक है, बोल्शेविकों के कब्जे में आ गई थी भाई सारी, बोल्शेविक और सैनिक क्रांतिकारी समितियों के गठन में, जो कि सोवियतों की थी भाई। अंतरिम सरकार तो यहाँ पे बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी ना, तो इसलिए नवंबर 1917 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, और क्या हुआ दूसरा, वहाँ पे क्या हुआ, जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया कर दिया गया था। अक्टूबर क्रांति 1917 के बाद जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया, और क्या किया, भूमि पुनर्वितरण नाम से उन्होंने भूमि को बांटा। ठीक है, समाज के प्रत्येक लोगों को उसके हिस्सों में बांट दिया। तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है, वहाँ की सेना टूट जाती है वो, क्योंकि बहुत सारे जो सैनिक थे वो किसान थे, और उनकी ज़मीन बहुत सारे हिस्सों में बंटने की वजह से वो सेना छोड़कर आने लगे। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट वहाँ पे पड़ता है। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ भूमि पुनर्वितरण के बारे में पहले वाली वीडियो में है। तो अब हम बात करते हैं बड़े बड़े मकानों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिए गए समाजवादी होने की वजह से। ठीक है, वो समाजवादी निजी संपत्ति के तो खिलाफ थे, जिन जिनके पास निजी संपत्ति थी, बड़े बड़े मकान थे, उन बड़े बड़े मकानों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिए, और जिनके पास घर नहीं थे उनको घर दे दिए, उन घरों में शिफ्ट कर दिए थे। इस तरीके से वहाँ पे कार्य होते हैं। अक्टूबर क्रांति 1917 के बाद पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक, जो वहाँ की पुरानी पदवियाँ थी, जो पदों पर जो लोग बैठे हुए थे, ठीक है, उनके इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी बोल्शेविकों का प्रभाव बहुत तरीके से वहाँ पे पकड़ने लगा, फैलने लगा। सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियाँ बदल दी गई थी। वर्दियाँ, हाँ, मतलब सांस्कृतिक परिवर्तन भी वहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। अक्टूबर 1917 की क्रांति के बाद 1918 में परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। परिधान का मतलब होता है वस्त्र, पोशाक, कपड़े, जो कि इस नाम से वस्त्र प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। ठीक है, 1918 में। फिर सोवियत टोपी का चुनाव वहाँ पे किया गया था। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सेना की टोपी और वर्दियों में भी वहाँ पे क्या हो गया, बदलाव हो गया था अक्टूबर 1917 की क्रांति के बाद। ठीक है, वहाँ पे परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई थी 1918 में। वहाँ पे कहने का मतलब ये सांस्कृतिक बदलाव भी आए, ठीक है, समाजवादी बदलाव भी आए। छोटे छोटे बड़े बड़े घरों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया। इस तरह की जो पुरानी पदवियाँ उनके इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई थी। तो अक्टूबर 1917 की क्रांति के बाद इस तरह की कार्य बोल्शेविक सरकार ने वहाँ पे की थी। ठीक है, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया। क्यों कर दिया गया सब बताया हूँ, फिर भी जान लो। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया था। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों द्वारा संविधान सभा के लिए चुनाव कराए गए थे, बहुमत नहीं मिला। ठीक है, चुनाव कराए बोल्शेविकों ने, लेकिन बोल्शेविकों को बहुमत नहीं मिला था। ठीक है, तो इस तरह के कार्य वहाँ पे किया उन्होंने। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया। जनवरी, अब देखिए इसको हम कुछ बढ़िया तरीके से समझते हैं। बहुमत नहीं मिला, इसका रीजन, जनवरी 1918 में असेंबली ने उनके प्रस्ताव खारिज किए। लेनिन, असेंबली कौन थे, असेंबली का अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, लेनिन ने भंग किया था, बर्खास्त किया था असेंबली को। ठीक है, और मत अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। देखिए अब लेनिन यहाँ पे क्या करता है, असेंबली ने उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया था बोल्शेविकों को बहुमत वहाँ पे नहीं मिला था। तो उसके बाद अब लेनिन का मत क्या है, लेनिन क्या कह रहा है, मत उनका कहना क्या था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। तो इसलिए वो इसको क्या कर देता है, भंग कर देता है, बर्खास्त कर देता है कि भाई ये चुनी हुई परिस्थितियों में यदि हम देखें तो इसके मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है, इसलिए हम वहाँ पे चुनाव कराएंगे और इस असेंबली को भंग किया जाए। तो उसने भंग कर दिया गया था इस तरह की मत के अनुसार, क्योंकि उनको बहुमत नहीं मिला था इस असेंबली में।
देखिए मार्च 1918 को राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोव्स्क में जर्मनी से संधि कर ली। ठीक है, ब्रेस्ट लिटोव्स्क में जर्मनी से संधि कर लेते हैं बोल्शेविकों ने। ठीक है, राजनीतिक सहयोगी की असहमति के बावजूद भी बोल्शेविकों ने कर ली थी जर्मनी से संधि। अब देखिए अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस, ये क्या है? अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस दलीय राजनीति व्यवस्था वाला देश बन गया। ठीक है, इससे क्या हुआ, अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस जैसे जैसे समाज में आई, रूस में इसका प्रभाव बढ़ता गया, तो वहाँ पे दलीय राजनीतिक व्यवस्था तब फैलने लगती है, का प्रभाव आने लगता है। तो जो रूस था अब वो दलीय राजनीति व्यवस्था वाला देश बन जाता है। वहाँ पे एक और था, एक गुप्तचर पुलिस भी वहाँ पे लाई गई थी। ठीक है, गुप्तचर पुलिस की एक प्रक्रिया थी। गुप्तचर पुलिस मतलब यदि हम बोलें, देखिए इसको पहली बात तो चेका के नाम से भी जाना जाता था, आज OGPO के नाम से भी जाना जाता था, NKVD के नाम से भी जाना जाता था, NKVD के नाम से भी इसको जाना जाता था, गुप्तचर पुलिस को। गुप्तचर पुलिस को मतलब इसमें क्या, ये वर्दी में नहीं होती थी, ये एक सामान्य इंसान, सामान्य मानव की तरह होती है, सामान्य आम जनता की तरह होती है, उसी में घूमती रहती है। और ये गलत करने वालों को या फिर बोल्शेविकों के खिलाफ बोलने वालों को क्या करते थे, उनको गिरफ्तार करते थे, उनको दंडित करते थे। देखिए इनका कार्य क्या था गुप्तचर पुलिस का, बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करना, इस तरह का कार्य करती थी। ये आम जनता में आम जनता की तरह दिखती है। ठीक है, गुप्तचर पुलिस जो गुप्त रूप से कार्य करती है, कहने का मतलब ये है। अब देखिए आप समझ चुके हो अक्टूबर 1917 की क्रांति के कारण क्या थे, वहाँ पे परिणाम क्या निकले। परिणाम मतलब बदलाव क्या हुआ, जो रिजल्ट निकला क्रांति होने के बाद वही तो परिणाम है। और बदलाव क्या है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है भाई, 1917 की क्रांति के बाद बदलाव क्या है या फिर परिणाम क्या थे। तो ये सब आप उसमें नोट कर सकते हो। सार क्या था उसका, उसके कारण क्या थे, वहाँ की मजदूरों की स्थिति कैसी थी, बोल्शेविकों की स्थिति कैसी थी, सोवियतों की स्थिति कैसी थी, सब तो कवर कर लिया है हमने। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वहाँ पे गृह युद्ध होता है, गृह युद्ध के बारे में भी जान लेते हैं। भूमि पुनर्वितरण का आदेश जब दे दिया था बोल्शेविकों ने, तो क्या हुआ, रूसी सेना टूटने लगी भूमि पुनर्वितरण के आदेश से। ठीक है, तो सिपाही किसान थे, इसलिए वो सेना को छोड़कर अपने अपने घर आने लगे और भूमि पुनर्वितरण को देखना चाहते थे, क्योंकि वो किसान थे, उनके पास बहुत सारी ज़मीन थी। तो गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की थी, बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की थी। ठीक है, नेता दक्षिणी रूस में एकत्रित हो गए। नेताओं ने क्या किया, दक्षिण रूस में एकत्रित हो जाते हैं, लड़ने के लिए टुकड़ियाँ संगठित करते हैं। लड़ने के लिए नेताओं ने क्या किया, टुकड़ियाँ संगठित की धीरे धीरे भाई। ठीक है, अब वो क्या करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, और लड़ने के लिए उन्होंने धीरे धीरे टुकड़ियाँ संगठित करी। 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों का कब्जा होने लगा। 1918 में क्या हुआ, स्थिति बदल गई। रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों को, जो समाज के लिए क्रांति कर रहे थे, उनका कब्जा आने लगा। ठीक है, अब वहाँ पे बोल्शेविकों का कब्जा भी घटने लगा भाई। उन्होंने असेंबली भंग कर दी थी, उनको बहुमत नहीं मिला। ठीक है, और सेना भी टूटने लगी, सेना क्रांतिकारी समितियाँ वो अपने भूमि पुनर्वितरण की वजह से घर आने लगे। तो इससे क्या हुआ, सामाजिक क्रांतिकारियों का कब्जा वहाँ पे बढ़ने लगता है, सामाजिक क्रांतिकारियों का। और उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिका, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। जो सामाजिक क्रांतिकारी थे, इन क्रांतिकारियों को फ्रांसीसी, अमेरिकाई या फिर बोल सकते हैं अमेरिका के, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों के का भी समर्थन इन लोगों को मिल रहा था। और ये रूस में कब्जा में आ जाते हैं, रूस के बहुत सारे हिस्सों पर अपना कब्जा कर लेते हैं, अपना नियंत्रण बना लेते हैं सामाजिक क्रांतिकारी 1918 और 1919 में। और इससे क्या हुआ कि वे रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहते थे। जो वो थे अमेरिकी टुकड़ियाँ और वही ब्रिटिश टुकड़ियाँ, ठीक है, और जापानी टुकड़ियाँ, तो ये क्या करना चाहते थे, फ्रांसीसी टुकड़ियाँ, ये रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहते थे। और बोल्शेविक क्या कर रहे थे, समाजवाद को बढ़ावा दे रहे थे भाई। भूमि पुनर्वितरण, घरों को छोटे छोटे भागों में बांटा, वो सब उन्होंने किस लिए किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, किस लिए किया, रूस में समाजवाद के लिए। और जो फ्रांसीसी टुकड़ियाँ, अमेरिकी टुकड़ियाँ, ये सब क्या चाहती थी कि भाई रूस में समाजवाद नहीं होना चाहिए, समाजवाद नहीं फूलना चाहिए। तो समाजवाद को फलते फूलते हुए देखकर उन्होंने क्या किया, सामाजिक क्रांतिकारियों का समर्थन करते हैं वो लोग। टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान क्या होता है, बहुत सारी लूटमार होती है, डकैती होती है और भुखमरी होती है। देखिए लूट किसे कहते हैं, डकैती किसे कहते हैं, चोरी किसे कहते हैं, इस पर मैंने कल ही एक वीडियो डाला है
यदि आपने नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे इम्पोर्टेंट वर्ड्स वाली प्लेलिस्ट ओपन करें, बहुत बढ़िया तरीके से बताया है भाई। इन चीज़ों में डिफरेंस करना जरूरी है, तभी आप ना आगे बढ़ पाओगे, तभी आप समझ पाओगे चीज़ों को बढ़िया तरीके से। तो देखिए, इसीलिए मैंने पहले जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था तो मैंने लूट जैसे लिखा हुआ देखा, डकैती देखा, तो मैंने इनको पहले अलग तरीके से समझा, तब मैंने इस पर स्पेशल वीडियो दिया है। तो देखें, आप नहीं देखिए तो बहुत मज़ा, बहुत बढ़िया वीडियो है। अब देखिए क्या हुआ, इस तरह की कंडीशन समाज में आने लगी, लूट होने लगी, डकैती होने लगी, भुखमरी आने लगी, ठीक है। तो ऐसी समस्याएं बड़ा पैमाने पर रूस में फैलती गई। और वहाँ पे देखिए रंग का महत्व भी मुझको कुछ कुछ लगता है। देखिए कैसे लगता है, मैं जब अध्ययन कर रहा था, यानी चीज़ों का जब समझ रहा था, तो वहाँ पे रंग का महत्व मुझको कैसे दिखाई दिया। जैसे कि बोलशेविकों के सामने ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ था, रेड्स, ठीक है। वहीं सामाजिक क्रांतिकारियों के ब्रैकेट में लिखा हुआ था सामने ग्रीन्स, ठीक है। और जो जार के जो समर्थक थे वो वाइट्स वहाँ पे लिखा हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो जार के समर्थक थे उनको वाइट्स ग्रुप में रखा गया होगा, जो सामाजिक क्रांतिकारी थे उनको ग्रीन्स ग्रुप में रखा गया होगा, ठीक है। और जो बोल्शेविक को थे उन्होंने रेड्स ग्रुप में रखा होगा। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने तो वहाँ की संस्कृति में भी बदलाव किया था, ठीक है। टोपी, वहाँ पे परिधान प्रतियोगिता भी आयोजित की थी, ठीक है। सांस्कृतिक प्रभाव भी हमको देखने को वहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं रंग का भी वहाँ पे महत्व था। तो निजी संपत्ति, इससे क्या हुआ, निजी संपत्ति देखिए इतिहास में क्या है, कल्पना ही की जाती हैं, कल्पनाओं के माध्यम से इतिहास चलता है, बिल्कुल एग्जैक्ट कोई नहीं बताता है, ठीक है। तो इसमें कल्पनाएँ बहुत ज़्यादातर ये कह सकते हैं हम कल्पनाओं पर टिका हुआ इतिहास। तो निजी संपत्ति के हिमायती मतलब तरफदारी करने वाला, ठीक है। निजी संपत्ति के हिमायती थे, ठीक है भाई। अब जो सामाजिक क्रांतिकारी थे वो निजी संपत्ति के हिमायती थे, और जो समाजवादी थे, बोल्शेविक थे, वो समाजवाद को ग्रहण करना चाहते थे, स्थापित करना चाहते थे। तो ये निजी संपत्ति के हिमायती थे। ज़मीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाना इन्होंने शुरू कर दिया था, ठीक है। जैसे ही बोल्शेविकों ने भूमि पुनर्वितरण किया, उसके बाद जिन जिन लोगों ने ज़मीन पर कब्जा किया उनके खिलाफ इन्होंने सख्त रवैया अपनाने की कोशिश की थी, ठीक है। गैर बोल्शेविकों के प्रति जनसमर्थन कम हो जाता है, और जनवरी 1920 तक रूस के ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो जाता है फिर से, ठीक है। क्या हो गया, फिर से बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो गया, क्योंकि जब वो लोग उनके खिलाफ जाने लगे ना, जब भूमि पुनर्वितरण हुआ, जिन जिन लोगों के खिलाफ वो गए, जिन जिन के कब्जे में भूमि आई, उनके खिलाफ वो जाने लगे, तो क्या हुआ, फिर से वो क्या हुआ, वहाँ की जो स्थिति थी प्रति जन समर्थन कम होने लगा गैर बोल्शेविकों के। यानी यदि गैर बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन कम हो रहा है तो फिर से बोल्शेविकों का समर्थन आएगा। तो बोल्शेविकों का समर्थन करने लगा, और बोल्शेविकों ने फिर से वहाँ के ज़्यादातर हिस्सों पर नियंत्रण बना लिया अपना। तो गैर रूसी राष्ट्रवादियों और जदीदियों की मदद से ये इनको कामयाबी मिलती है। जदीदियाँ कौन है ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इनकी वजह से इनको कामयाबी मिलती है। जदीदियाँ यानी आरंभिक इस्लाम के समर्थक थे ये, ठीक है। बहुत पहली पार्ट 1 में मैंने ये बढ़िया तरीके से बताया है, शायद पार्ट 2 में हो सकता है या पार्ट 1 में। तो इसको बढ़िया तरीके से हम बताए कि इनकी वजह से गैर रूसी राष्ट्रवादी और नागरिकता में क्या डिफरेंस है, इस पर भी मैंने वीडियो दिया है। देखिए वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स की वाली प्लेलिस्ट को जरूर देखा करें आप, उसमें हम बहुत बढ़िया वर्ड्स को खोलकर बताते हैं। तो कामयाबी यहाँ पे इनकी वजह से बोल्शेविकों को मिल जाती है। रूसी उपनिवेशवादी ही क्या करते हैं, बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन जाते हैं। तो अब देखिए इस तरीके से वहाँ पे बोल्शेविकों का प्रभाव फिर से बढ़ जाता है। खीवा, मध्य एशिया में बोल्शेविकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया था। यहाँ पे स्थिति बिगड़ गई थी भाई। यहाँ पे क्या हुआ, खीवा शहर है, मध्य एशिया में एक खीवा नामक शहर है, इसमें बोल्शेविकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर, बोल्शेविक कर रहे हैं, ठीक है, समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम इन्होंने शुरू कर दिया था बोल्शेविकों के। ऐसे हालात में लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार चाहती क्या है भाई। अचानक से बोल्शेविक सरकार ने क्या किया, बोल्शेविकों की सरकार ने बड़े पैमाने पर समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों को कत्ल किया, और कत्लेआम जब होने लगा तो ऐसे हालात में लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार आखिरकार चाहती क्या है। इस समस्या से निपटने के लिए वहाँ के जो लोग थे रूस के, इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने क्या किया, दिसंबर 1922 में सोवियत संघ USSR
बोल्शेविकों के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है भाई, बोल्शेविकों के भी हालात बिगड़ने लगे तो वो समझ गए अगर स्थिति ज़्यादा खराब हो गई तो वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो आम लोग हैं वो आपको नहीं बख्शेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने इस तरह की आशंका की वजह से क्या किया, दिसंबर 1922 में सोवियत संघ का गठन करता है, जो कि राज्य के अंतर्गत स्वायत्तता दे देता है। सोवियत संघ ने क्या किया, राज्य के अंतर्गत स्वायत्तता को दे दी। स्वायत्तता मतलब क्या है, अपनी सरकार बनाने का अधिकार। स्वायत्तता का मतलब क्या, अपनी सरकार बनाने का अधिकार, या फिर और भी आसान भाषा में हम करें तो स्थानीय स्वशासन का अधिकार। तो जब ये राज्य के अंतर्गत स्वायत्तता दे देता है तो वहाँ पे स्थानीय स्वशासन का अधिकार हो जाता है, स्थानीय स्वशासन की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये था गृह युद्ध का सार। अब इसको आप खोलकर आप बढ़िया तरीके से इसको समझ चुके हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि बहुत बढ़िया यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, यहाँ तक हमने पार्ट 4 पर बात कर ली है। अब हम कल इस पर लास्ट पार्ट देंगे, पार्ट 5, जिसमें हम इस जो ये चैप्टर बच रहा है इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे, चैप्टर 2 को। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 3 पर। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें। देखिए, हम आपसे एक उम्मीद करते हैं, बहुत मेहनत के साथ हम वीडियो को बनाते हैं और चीज़ों को समझते हैं, वर्ड्स को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत हमको मेहनत करनी पड़ती है, तो आपसे हम एक बात आशा करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। कमेंट करके आप हमको टॉपिक बताएं कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए, तो हम 100% पूरी कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। लेट हो सकता है लेकिन वीडियो बनाएंगे ज़रूर, 1-2 दिन लेट हो सकता है, तो इसलिए आप हमको कमेंट में टॉपिक बताया करें। ठीक है, और साथ ही साथ बताएं कि हमारा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए आप हमारे साथ।